हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल, जय रंजीत। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के ऑनलाइन लेक्चर हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, मैकेनिक्स का अभी हमारे पास बहुत सारा पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, तो मैकेनिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब मोशन के लॉ जो हमने देखे वो किसके देखे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन न्यूटन ने भी पहले पब्लिश नहीं करा था। सबसे पहले न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन, उसके पहले बात करें तो बहुत सारी चीजें पहले ही पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन वहां पर एक कंडीशन थी कि पहला लॉ ही नहीं आ पाया था। पहला लॉ नहीं आया था क्योंकि सबसे पहले इनर्शिया को जो एक्सप्लेन करा वो किसने करा, गैलीलियो ने करा। सबसे पहले इनर्शिया को एक्सप्लेन करा गैलीलियो ने, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही क्या बोलता है, इनर्शिया के बारे में हमको बताता है। ठीक है, अब इनर्शिया, अब हमको पहले समझना पड़ेगा जो गैलीलियो ने इनर्शिया पब्लिश करा उसके बारे में हम नॉलेज लेते हैं थोड़ा सा, कि इनर्शिया अल्टीमेटली क्या हो जाता है। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर बेस्ड होता है कि उस ऑब्जेक्ट का कितना मास है ना। ऑब्जेक्ट का जितना भी मास होगा उसके ऊपर ही बेस्ड होगा इनर्शिया। सिंपल सी बात करें, बहुत ही इजी वे में हम इसको देख लेते हैं। जैसे ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा एक पर्सन है जो इस ऑब्जेक्ट को धकाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट है 1000 kg। यदि इसका वेट 1000 kg है, इट मींस उसको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, पुल कर रहा है नीचे की तरफ। कितने वेट को, 1000 kg को, इसीलिए तो उसका वेट आ रहा है। वेट को भी समझेंगे आज हम। ठीक है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा पर्सन है, ये फोर्स लगा सकता है कितना, सिर्फ 70 kg का। ओनली 70 kg का फोर्स अप्लाई कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। इट मींस क्या ये इस ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, नहीं, ये ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं लाएगा। इट मींस ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में कंटिन्यूअस बना रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है जितना उसको मोशन में लाने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाता है, अब हम क्या लेके आते हैं, एक बुलडोजर लेकर आ जाते हैं। एक बड़ा सा बुलडोजर लेकर आते हैं। अब बुलडोजर के पास पावर है क्या करने की, इसको शिफ्ट करने की। इसका वेट वही है 1000 kg। ठीक है, लेकिन अब बुलडोजर के पास हॉर्स पावर ज्यादा है, तो ये 2000 kg तक वेट को क्या कर सकता है, यहां से शिफ्ट कर सकता है या फिर पुश कर सकता है। इतना पावर है, तो कंडीशन क्या होगी, ये इसको बहुत इजीली मोशन में ला देगा। इजीली क्या कर देगा, मोशन में लेकर आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा। इट मींस उसके इनर्शिया को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। इनर्शिया इट मींस उसकी स्टेबिलिटी की कंडीशन, वो ऑब्जेक्ट कितना मास वाला है और वो मास के अकॉर्डिंग किस जगह पर एकदम स्टेशनरी है। जैसे ये रोलिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन यदि हम इस ऑब्जेक्ट की जगह क्या कर दें, एक ऐसा फ्लैट बॉक्स ले लें, तो इसको खसकाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट, देखिए कॉन्टेक्ट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो अगेंस्ट में अप्लाई होता है हमारे अप्लाइड फोर्स के, तो ये ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए इस बॉक्स को खसकाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में यदि हम यहां पर ले आए बॉक्स, तो इस बॉक्स को, इस बुलडोजर को खसकाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल रीजन उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं, इनर्शिया। ठीक है, अब इनर्शिया जो होता है, बेसिक यदि हम बात करें इनर्शिया की, ठीक है, जो है मास जो होता है, ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, मास उसका मेजर होता है। ठीक है, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया के बारे में बात करें तो उसके हम मास के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब इनर्शिया होता है दो टाइप का, है ना, दो टाइप के इनर्शिया की बात करते हैं। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की कंडीशन का इनर्शिया, ठीक है, और दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों को हम देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अभी हमने जो एग्जांपल लिया वो सीधा सिंपल सा एग्जांपल था किस चीज का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इट मींस एक ऑब्जेक्ट है, वो 1000 kg का है और वो यहां से हिल ही नहीं रहा है। ठीक है, वो यहां से हिल ही नहीं रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई भी इसमें टच से मस नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ये अंगद का पांव है, हर किसी ने दम लगा लिया लेकिन हिला ना सका, ये अंगद का पांव बन गया, मतलब अंगद खुद ही उठा सकते हैं बस। ठीक है, तो वो क्या है, इनर्शिया में है। अब कंडीशन ये बन जाएगी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में ही रहता है तो वो कौन सा इनर्शिया हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ जाएगा। वो ऑब्जेक्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट की कंडीशन पर है। लेकिन दूसरी कंडीशन हम बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो इनर्शिया ऑफ मोशन इट मींस यदि कोई ऑब्जेक्ट को हम फ्लैट सरफेस पर क्या कर देते हैं, रोल कर देते हैं,
जैसे आपने सत्ते पे सत्ता मूवी में देखा होगा, है ना, कि वो जो दुश्मन रहता है वो एक लड़की को मारने की कोशिश करता है, वो पहाड़ी से एक पत्थर को गुड़का देता है, वो पहाड़ी से पत्थर गुड़कता हुआ क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है और मारने की कोशिश करता है उस हीरोइन को, लेकिन क्या होता है, वो पत्थर सीधे निकल जाता है, हीरोइन बच जाती है। ठीक है, अब कंडीशन ये हो जाती है कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये यहां से रोल करना स्टार्ट करा, इट मींस वो इनर्शिया में आ गया, क्योंकि वो खुद को रोक नहीं सकता था, क्योंकि उसके ऊपर एक अप्लाइड फोर्स था। जैसे उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा, वो क्या करने लगा, स्लोप पर रोल होने लगा, रोल होता हुआ वो अलग अलग सेक्शन को कवर करते गया और यहां तक पहुंचा। ठीक है, जैसे उसके पास एनर्जी खत्म हो गई तो यहां से यहां तक वो एक सेम स्पीड से चलता रहा, सेम स्पीड से चलता रहा और स्पीड से चलते हुए एट लास्ट कंडीशन पर यहां पर पहुंचा। ठीक है, जहां पर वो रुक गया। ठीक है, वापस वो पत्थर क्या हुआ, एक स्टेशनरी कंडीशन में चले गया, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट में चले गया। और ये कंडीशन क्या थी जब वो मोशन कर रहा था, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, एक कंडीशन की और बात करते हैं, यहां पर आ जाइए। देखो, जैसे कोई फैन है, ठीक है, एक फैन की बात करें तो वो कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है, कंटिन्यूअसली यहां से मोशन करता जा रहा है। ठीक है, वो घूम रहा है। ठीक, फैन की बात करें तो फैन हमारा चलता जा रहा है और आपने फैन को लगा रखा है कितने की स्पीड पर, 5 की, है ना, नंबर 5 पर कर रखा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, इसीलिए नंबर 5 पर है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, वो कंटिन्यूअसली 5 की स्पीड में मोशन करता रहेगा। ठीक है, यदि आप पंखा रात को बंद करना भूल गए तो वो रात भर चलता रहेगा, है ना, और फिर यदि आप दिन में कहीं गए और पंखा बंद करना भूल गए तो क्या हो जाएगा, वो अपने कौन से मोशन में रहेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन में कंटिन्यूअसली बना रहेगा, क्योंकि वो 5 की स्पीड में चल रहा है और वो कंटिन्यूअसली इस स्पीड को फॉलो करेगा। यदि आप 2 की स्पीड पे चलाते हैं तो धीरे से वो 2 की स्पीड पे शिफ्ट हो जाएगा। 1 पे चलाते हैं, जैसे ही आप उसको बंद कर देते हैं, जैसे ही आपने पंखे को बंद कर दिया तो पंखा क्या हो गया, रेस्ट की कंडीशन में आ गया और स्टेशनरी पोजीशन में आ जाएगा। अब वो कब तक स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगा, जब तक आप उसको बिल्कुल भी मूव नहीं करते। ठीक है, जब तक आप उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते तब तक वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को बनाए रखेगा, एक ही जगह पर रहेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम बात करते हैं ह्यूमन की। ठीक है, तो कैसा, जैसे आप 4 दोस्त है, ठीक है, 4 दोस्त हमारे साथ में है, 1 2 3 और एक और है। ठीक है, ये 4 दोस्त है। ठीक है, राजू, पप्पू, छोटू और गुड्डू। ठीक है, अब ये जो 4 दोस्त है, अब क्या करते हैं, ये महाशिवरात्रि आ जाती है, बाबा भोलेनाथ का दिन आ जाता है, महाशिवरात्रि, और तीनों चारों जाके क्या पी लेते हैं, भांग पी लेते हैं। तीनों जाकर क्या पी लेते हैं, भांग पी लेते हैं। तो भांग एक ऐसी चीज है जो आपको इनर्शिया में डाल देती है, आपको एकदम इनर्शिया में ले आती है। तो पहला वाला जो था वो प्यार का मारा था, इसलिए वो बहुत सैड हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो भी प्यार का मारा था लेकिन वो रोने लगता है। ठीक है, तीसरा वाला जो होता है इन दोनों के ऊपर हंसता है, तो वो सीधे सीधे लाफ्टर की कंडीशन में ही आ जाता है, वो हंसता ही रहता है। और एक चौथा रहता है जो कुछ खा रहा होता है, तो वो ईटिंग कंडीशन में ही आ जाता है। इट मींस भांग आपको क्या कर देती है, इनर्शिया में ला देती है, और उस कंडीशन में आप कंटिन्यूअसली वही काम करते रहते, हंस रहे हैं तो हंस रहे, रो रहे हैं तो रो रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो खा रहे हैं। ठीक है, यह बहुत भयानक चीज है ना, ये आपको खतरनाक वाले इनर्शिया के अंदर डाल देती है। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना क्या, आप इनर्शिया में आ जाते हैं किसी भी एक चीज में। ये एग्जाम्पल मत लिख देना एग्जाम में, है ना, नहीं तो निपट जाओगे, है ना, इसको हमको लिखना नहीं है, बस ये समझाने का था कि इनर्शिया मतलब क्या, एक ही काम को करते रहना या फिर एक ही चीज में कंटिन्यूअसली लगे रहना। पंखे का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इसमें। ठीक है, फैन चलता रहता है, या फिर स्टोन का एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पंखे का एग्जाम्पल 5 की स्पीड में चल रहा है, कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आपके लिए अवेलेबल है, वेलकम है, लेकिन एग्जाम्पल सोच समझ के डाले, बहुत सारे इनर्शिया के एग्जाम्पल आपको मिल जाए। जैसे बोर्ड है, बोर्ड किस कंडीशन में है, वो है एक स्टेशनरी पोजीशन पे और वो वहीं रहता है। ठीक है, इनर्शिया में ही हमारा बोर्ड कंटिन्यूअसली बना रहता है। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की हम बात कर लेते हैं, तो इनर्शिया हमने यहां पर समझा। ठीक है, अब इनर्शिया के बाद जैसे हम इनर्शिया कंप्लीट करते हैं तो हमारे सामने पहली कंडीशन आती है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ किस चीज को इंडिकेट करता है, इनर्शिया को इंडिकेट करता है, लेकिन जो गैलीलियो ने बताया उसको थोड़ा सा मोशन के फेज में इन्होंने यहां पर लेकर आए, तो वो बोलते हैं
कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए और बी, ये ऑब्जेक्ट ए देन ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास है। तो ये पहला ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी कंडीशन में ही है, पहला ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में है, तो वो रिमेन्स अपनी कंडीशन को कैरी करेगा और वो इस कंडीशन में बना रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, हमेशा वो इसी कंडीशन में स्टेशनरी पोजीशन में बना रहेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी यदि हम बात कर लेते हैं कि हमारा दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो किस कंडीशन में, मोशन, दूसरी कंडीशन क्या है, मोशन, ठीक है। अब ये जो मोशन की कंडीशन में है तो ये कंटिन्यूअसली मोशन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, कंटिन्यूअसली आगे की तरफ जाता रहेगा जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। क्या बोलते हैं, जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगा, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहीं पर है, यदि हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, एक राजू छोटू पप्पू को बुलाते हैं और बोलते हैं कि धक्का लगाओ बाबू, ठीक है, तो बाबू धक्का लगाता है और क्या हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ गुड़कने लगता है। लेकिन क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, जो बहुत बाहरी है, ठीक है, तो उसको हमको शिफ्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, हमको सुपरमैन बुलाना पड़ेगा, ठीक है, हमको सुपरमैन बुलाना पड़ेगा और सुपरमैन जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो इधर मोशन में है उसको क्या कर लेगा, हमारा सुपरमैन रोक लेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हमारा स्टेशनरी कंडीशन में आ जाएगा। तो सिंपल सा लॉ हमको ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक कंडीशन में रहेगा, इट मींस या तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहेगा या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन में रहेगा, अंटिल उसके ऊपर जब तक हम कोई एक फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। जैसे हमने उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करा तो या तो वो अपनी मोशन की कंडीशन में आ जाएगा और या तो वो क्या हो जाएगा, अपनी स्टेशनरी कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं क्या, इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया। बहुत सारे एग्जांपल इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो एक बस है, ठीक है, बहुत बार हमने ये एग्जांपल देख चुके हैं। एक बस है, यहाँ ड्राइवर बैठा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे लोग सीट्स पर है, ठीक है, और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, अब कंडीशन ये होती है कि जैसे ही बस आगे की तरफ बढ़ती है, जैसे ही बस हमारी क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी, ये लोग किस तरफ झटका खाएंगे, पीछे की तरफ झटका खाएंगे। इनको क्या करेंगे, एकदम पीछे की तरफ झटका लगेगा। जैसे आप अचानक से, आप और आपके दोस्त एक बाइक पर बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्त बैठा है, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपने अचानक से बाइक आगे बढ़ा दी, ठीक है, तो वो संभल के नहीं बैठा तो पीछे वाला पर्सन क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी इनर्शिया को फॉलो कर रही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो कर रही है, और जब उसके पैरों तले जमीन खसकेगी तो क्या हो जाएगा, वो पीछे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं कि ये जो गाड़ी है ना, ये जो गाड़ी है, जब क्या होगा, इसमें ब्रेक लगेगा, है ना, जैसे ही ब्रेक लगेगा, जब एक्सेलरेशन देते हैं तो क्या हो जाएंगे, पीछे आएंगे, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगेगा इस गाड़ी में तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जितने भी लोग हैं ये क्या आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, ये लोग क्या हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे। इनको एकदम मोशन, क्योंकि इनका अपर बॉडी किसमें है, मोशन में है, और लोअर बॉडी अचानक से रेस्ट में आ जाएगा क्योंकि वो गाड़ी के साथ कांटेक्ट में है, तो अपर बॉडी क्या हो जाएगी, आगे की तरफ चली जाएगी। वैसे ही जब अचानक गाड़ी चलती है तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बॉडी अचानक से पीछे की तरफ जाएगी या आगे की तरफ जाएगी तो वो किसमें है, मोशन कर रही है, ठीक है, सॉरी, वो इनर्शिया में, ऊपर वाली बॉडी का इनर्शिया में और नीचे वाला बॉडी का पार्ट क्या है, कांटेक्ट में है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, वो कंडीशन को स्टेशनरी वहीं पर बनाए के रखेगा, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, अचानक से ऐसे कपड़े ऐसे झटकाते हैं, है ना, कपड़े झटकाने का आपका सिद्धांत ये है कि जैसे गीला कपड़ा है या फिर उसमें धूल है तो धूल वाले चद्दर को आप क्या करते हैं, एकदम अचानक से झटकाते हैं, तो आपने क्या करा, पूरे चद्दर को एकदम मोशन में ला दिया तेजी से, तो जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं वो क्या हो जाता है, रेस्ट में रहते हैं उसी में, क्योंकि डस्ट पार्टिकल उस पर चिपके, तो जैसे ही आप झटकाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डस्ट पार्टिकल वहां से निकल के अदर चले जाएंगे। या फिर दूसरी बात करते हैं कि हमारा, देखिए, जैसे गीला कपड़ा है तो गीले कपड़े को आपने क्या करा, इसके अंदर बहुत सारा पानी, आपने जैसे ही ऐसा झटका तो कंडीशन क्या बन जाएगी, इसमें से बहुत सारे पार्टिकल निकल के क्या हो जाएंगे, ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे, है ना, और क्या हो जाएगा, आपका कपड़ा थोड़ा सा सूखा हो जाएगा। जैसे ही सूखा हो गया तो कंडीशन आपको समझ में आ गई कि अब हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सब इनर्शिया के कारण, डस्ट पार्टिकल का इनर्शिया, या फिर एक तकिया लिया, उसमें बहुत धूल भरी है, हम उसको लट्ठ से पीटते हैं, जैसे ही हम उसको लट्ठ से पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से धूल निकलेगी,
है ना। धूल क्यों निकलेगी, क्योंकि जैसे ही हम लट्ठे से उसको मारते हैं तो कंडीशन क्या होती है कि उसके अंदर जो कॉटन है, कॉटन मोशन में आ जाता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, रेस्ट की कंडीशन में ही रहते हैं। जैसे ही रेस्ट की कंडीशन में रहते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उससे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो कंबल को झाड़ना, ठीक है, पलंग को झाड़ना, कपड़ों को झाड़ना, ठीक है, सब चीजें किसमें आ जाती है, लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट में आ जाती है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही एग्जाम्पल है। जितने एग्जाम्पल देखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन किसमें, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, इजी भी था। लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसको देखो, हम चीजों को रट्टा लगाने में भिड़ जाते हैं। रट्टा लगाने जितना भिड़ोगे ना उतना मुश्किल में जाओगे। सिंपल सा F इज इक्वल टू ma, सिंपल। ठीक है, इस लॉ को हम इसी बेस पर देखते हैं कि F इज इक्वल टू ma होता है। ठीक है, इट मींस कंडीशन क्या बता रहा है, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये क्या है, फोर्स है, ये क्या है, मास है, मास है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, यदि हम इस इक्वेशन को इधर उधर करें तो कंडीशन क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m नीचे की तरफ चले जाएगा, तो F अपॉन m। अब यहां से डेफिनेशन निकाल लो, सिंपल है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन निकलेगी कि यदि किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन है ना, उस पर अप्लाइड फोर्स के, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन उस पर अप्लाइड फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड उसके मास के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके मास के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो होता है उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट के मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, इसमें कंडीशन ये है कि यदि आप एक्सेलरेशन क्या करेंगे, सॉरी यहां पर बात कर लेते हैं फोर्स। आपने फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट कर दी, जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। दूसरी बात, कंडीशन यहां कर देते हैं कि यदि आपने ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज कर दिया, तो उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उस पर मास इंक्रीज कर दिया तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपनी एक्चुअल एक्सेलरेशन में आएगा। तो मास जैसे ही बढ़ा देंगे वैसे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये बी है। बी ऑब्जेक्ट ए के कंपैरिजन में बड़ा है ना, इस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं हम, इसके ऊपर भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि ये एक्सेलरेशन में आ गया, है ना, एक्सेलरेट करने लगा। लेकिन कंडीशन ये हो जाती है कि इसका जो वेट है वो 50 kg है और इसका वेट जो है 70 kg है। ठीक है, तो ये फास्ट मोशन करेगा इस 10 न्यूटन के फोर्स में, और ये स्लो मोशन करेगा, इसका मोशन क्या हो जाएगा, स्लो होगा। क्यों, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। क्योंकि जैसे ही आप मास को इंक्रीज करेंगे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही होता है F इज इक्वल टू ma, और यही हो जाता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो बहुत ही इजी, ठीक है, जिसको आपने मतलब आज तक हर बार पढ़ा हुआ है और बहुत सारे एग्जाम्पल, हजारों एग्जाम्पल से इसको समझा है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम ऐसे समझते हैं, ठीक है, एवरी रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन होते हैं, ठीक है, उसके ही बराबर बट अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। ठीक है, जितनी भी रिएक्शन होती है उसका अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे सपोज हम सिंपल सी बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन है एक वॉल है, एक वॉल है, तो वॉल आपको पता है कि किसमें है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। अब हम बुलाते हैं क्या, हमारे भाई को, ठीक है, हमारा भाई इसको धक्का लगाना शुरू करता है। अब ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट ये इनर्शिया में है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, तो ये क्या करेगी, यही बॉल
इसके ऊपर भी उतना ही सेम फोर्स लगाएगी। ये F1 फोर्स लगाता है तो ये भी उसके रिवर्स में क्या लगा देगी, F1 फोर्स अप्लाई करेगी। मतलब दोनों जगह क्या है, इक्वल फोर्स अप्लाई होते हैं। जैसे सिंपल सी बात करें कि एक बंदा है, ठीक है, बॉडी बनाना चाहता है, ठीक है, और मार रहे हैं हमारे बंदे डिप्स, ठीक है, तो जितना नीचे जाएगा तो उसकी बॉडी का मास जितना होगा उसके हिसाब से उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, वापस ऊपर लगेगा। जब आप डिप्स मारते हैं, चिनिंग करते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, जितना फोर्स आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उतना ही फोर्स आपके ऊपर रिटर्न में लगेगा, ठीक है। तो तभी हम इसको क्या बोल देंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन होती है ना, सॉरी, एवरी एक्शन मतलब जितनी भी एक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल रिएक्शन होता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक बॉल, वापस से हमारी एक बॉल आ गई, ठीक है। अब यहां से आपने एक बॉल थ्रो करी, ठीक है, वापस से आपने एक बॉल थ्रो करी तो बॉल पहले इस डायरेक्शन में जाएगी और क्या ये बॉल इस दीवार को गिरा पाएगी, नहीं गिराएगी। देन ये बॉल टकराकर वापस से सेम डायरेक्शन में पीछे आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक और एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स आपने लगाया उतना ही फोर्स क्या हो गया, रिटर्न में आपके ऊपर सेम डायरेक्शन में लगा। हम यहाँ पर लॉस कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम यहाँ पर लॉस को कैलकुलेट नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर फ्रिक्शन हो रहा है, आप वहां पर बॉल स्पंजी होगी तो उसके अंदर क्या चले जाएगा। तो हम जो भी चीजें पढ़ते, आइडियल पढ़ते, शुरुआत में ही बताया था, ठीक है, हम चीजों को आइडियल ही कैलकुलेट करते हैं। यदि आइडियल नहीं करेंगे तो कोई भी चीज नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड, एक और एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आ जाता है रॉकेट प्रपल्शन, ठीक है। रॉकेट लॉन्च या रॉकेट प्रपल्शन की बात करें तो जब एक रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो उसमें एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। ये बूस्टर स्टार्ट करेगा, जैसे ही बूस्टर स्टार्ट होंगे तो बूस्टर स्टार्ट हो जाने से क्या होगा, नीचे की तरफ थ्रस्ट जनरेट होगा, है ना, एक थ्रस्ट जनरेट करेगा। जैसे ही थ्रस्ट जनरेट होगा, थ्रस्ट जनरेट हो जाने से रॉकेट किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, और थ्रस्ट किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए फोर्स अप्लाई जो करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, देन ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो रॉकेट प्रोपल्शन या रॉकेट लॉन्चिंग के लिए भी हमको क्या चाहिए, हमको थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके अलावा जब एक बुलेट को फायर किया जाता है, ठीक है, एक बुलेट को फायर किया जाता है तो जब वो जैसे ही कहां से, बैरल से निकलती है, बुलेट जैसे ही बैरल से निकलती है तो क्या करेगी, पीछे की तरफ एक थ्रस्ट जनरेट करती है। जैसा ये रॉकेट है, सेम एज कंडीशन है, क्योंकि यहां पर अंदर जो हमारी बुलेट की जो नाल होती है, सॉरी, जो हमारी बंदूक की नाल होती है उसके अंदर क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है ना, किससे, यहाँ पर पीछे की तरफ जो बारूद लगी रहती है उससे ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट से एक प्रेशर जनरेट होता है, उस प्रेशर से ही क्या होती है, ये बुलेट बाहर निकलती है। यदि ये बुलेट बाहर निकल रही है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में सेम इक्वल फोर्स, जितने स्पीड से बुलेट बाहर निकली है उतनी स्पीड से हमको एक धक्का लगता है, इसलिए शोल्डर पर रख के बंदूक को चलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बंदूक को रखेंगे और चलाएंगे तो आपके शोल्डर पर एक झटका लगेगा, या फिर आप छोटी पिस्टल चला रहे हैं तो क्या होता है, एकदम रिकॉइल होता है ना, वो क्या हो जाता है, रिकॉइल होता है, पीछे की तरफ एक झटका देती है, क्या चीज, बंदूक की गोली, ठीक है। तो क्या कंडीशन बन जाएगी हमारे सामने कि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है, और वो हमारे ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाते हैं हमारे क्या, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ी और चीजों में आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बात कर लेते हैं हम किस चीज की, हमारे पास आगे आ जाता है जो नेक्स्ट वाला हमारा सेक्शन होगा वो क्या होगा, हम देख लेते हैं इम्पल्स और मोमेंटम, मोमेंटम एंड इम्पल्स। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है, देखिए मोमेंटम, it is the tendency of the object to apply force on the other body. It is the tendency to apply force on the other body. किसी एक बॉडी में वो टेंडेंसी जो किसी अदर बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सके, ऐसी टेंडेंसी जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सके, उस फोर्स अप्लाई करने की टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं हम, मोमेंटम। मोमेंटम हम बोलते हैं, जैसे कंटिन्यूटी, हम इसको कंटिन्यूटी से भी जान सकते हैं कि कंटिन्यूटी, जैसे मैं अभी बताता हूं कि कंडीशन ये हो जाती है कि थोड़ी देर क्लास चल रही, लाइट चली गई, ठीक है, तो फिर हमारी क्लास बंद हो गई, फिर ऐसा हुआ थोड़ी देर क्लास चल रही, कैमरा हमारा डिस्टर्ब हो गया,
तो हमारी क्लास बंद हो गई। तो उस हिसाब से हम क्या बोल देते हैं, मोमेंटम ब्रेक हो गया, मतलब उसके ऊपर जो क्या है कंडीशन है ना, जो फोर्स अप्लाई करने की कंडीशन है वो क्या हो जाती है, कंटिन्यूअस होती है। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट में जो फोर्स अप्लाई करने की जो टेंडेंसी होती है अदर बॉडी पर, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मोमेंटम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मोमेंटम जो पूरी तरीके से डिपेंड होता है वो मास पे डिपेंड होता है, पी से डिनोट करते हैं हम इसको। और वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर ही डिपेंड करता है क्या, हमारा मोमेंटम। ठीक है, तो जैसे सिंपल सी बात करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट ए v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ठीक है, इट मींस उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। उसकी वेलोसिटी क्या है, हमारी फिक्स है। यदि वेलोसिटी वहां पर फिक्स है तो वो क्या है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, मतलब उसमें कुछ भी ब्रेक नहीं होगा, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा और वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो इट मींस क्या हो जाएगा, वो मोमेंटम में है, वो पर्टिकुलर एक टाइप के मोमेंटम में रहेगा, कंटिन्यूअसली उसके जो पाथ होगा उसको फॉलो करता रहेगा। ठीक है, अब इसकी यदि यूनिट की बात करें तो किलोग्राम। ठीक है, किसके लिए, मास के लिए, है ना। और क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाती है, मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, उसकी एसआई यूनिट हो जाती है। ठीक है, ये किसमें शो करते हैं हम, पी से शो करते हैं हम इसको। ठीक है, देन आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देन हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसा होता है, जैसे एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, तो जैसे ही एक बॉडी ने दूसरी पे फोर्स अप्लाई करा तो वो अपना पूरा फोर्स ट्रांसफर कर देती है क्या, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पूरी तरीके से फोर्स ट्रांसफर हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम इसको कुछ एग्जांपल से समझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या बोलते हैं कि जो बात कर लेते हैं यहां पर कि जो भी फोर्स अप्लाइड होता है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है। जो भी मोमेंटम होता है ना वो क्या होता है, बॉडीज का, वो कंजर्व रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अलग अलग ऑब्जेक्ट हमारे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये फिफ्थ ऑब्जेक्ट और ये सिक्स्थ ऑब्जेक्ट। सबका शेप एंड साइज हमारे पास अलग अलग होगा। ये थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, ये दोनों बराबर है, और ये इसमें से ये वाला छोटा है, इसमें से ये छोटा हो जाएगा। अब देखो कंडीशन हमारे सामने क्या आ रही है, अब हमारे सामने कंडीशन ये है कि ये सब सेम पाथ पर रनिंग है ना, ये जितने भी ऑब्जेक्ट है ये सब सेम पाथ पर रनिंग है। यदि ये सब सेम पाथ पर रनिंग है तो कंडीशन क्या है, सब मोशन कर रहा है, सब अपने अपने पर्टिकुलर मोशन की कंडीशन में अवेलेबल है, सब अपनी मोशन की कंडीशन में कंटिन्यूअस चल रहे हैं। अब देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा है, पहला ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ना, हर जगह ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट ए मोशन कर रहा है। ठीक है, अब इसका मास कितना है, 50 kg, इसका भी कितना है, 50 kg। ठीक है, इसका कितना है, 50 kg, इसका भी है 50 kg। ठीक है, लेकिन इस वाले गोले का कितना है, 20 kg, इस वाले गोले का कितना है, 20 kg। ऑब्जेक्ट है ये हमारे सब भी। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं। ठीक, एक और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यदि आप एक और एग्जांपल के बारे में बात करेंगे तो एक और एग्जांपल वैसा हो सकता है जो हम स्ट्राइकर से हिट करते हैं। हम कैरम खेलते हैं तो कैरम में आप क्या करते हैं, स्ट्राइकर से हिट करते हैं, तो स्ट्राइकर आपका क्या होता है, बड़ा होता है। स्ट्राइकर आपका क्या होता है, बड़ा होता है। और जो हमारी जो एक छोटी सी गोटी होती है, जो क्वीन होती है, वो क्वीन हमारी क्या है, छोटी है। ठीक है, हमारा स्ट्राइकर बड़ा है देन क्वीन छोटी है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर हम दो सेम ऑब्जेक्ट को ले लें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इन सबको हमको देखना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट ये मोशन में है, जैसे ये ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन करता हुआ इसके पास जाएगा, ठीक है, तो इसके पास क्या है, ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से शिफ्ट हो रहा है। 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये शिफ्ट होता जा रहा है कि हर सेकेंड 2-2 मीटर की तरफ आगे, मतलब बहुत तेज स्पीड से जा रहा है।
ठीक है। अब कंडीशन क्या हो जाती है, जैसे ही ये इसको स्ट्राइक करेगा, जैसे ये स्ट्राइक करेगा तो ये अपना पूरा मोमेंटम, इट मींस पूरा फोर्स जो है ना, मोमेंटम अल्टीमेटली फोर्स के ऊपर ही बेस्ड है, तो पूरा फोर्स किसके ऊपर निकाल देगा, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो पूरा फोर्स, टोटल फोर्स किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट में, क्योंकि दोनों का मास क्या है, सेम, दोनों का मास क्या है, सेम है। यहां पर हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं P इज इक्वल टू M इंटू वी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मास दोनों का सेम है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, सेम होगी। मास दोनों का सेम है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, उसकी सेम हो जाएगी। इट मींस ये भी किसी स्पीड से चले जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मोशन करने लगेगा, मतलब बहुत तेजी से, तेज स्पीड है। मीटर पर सेकंड तो मैंने बस ऐसे अजम्पशन के हिसाब से ले लिया कि आपको नॉर्मली पता चले। ठीक है, फिर से हम सेकंड में चलते हैं। तो हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है कि इसका वेट कितना है, 50 kg है। ठीक है, 50 kg वापस वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। यदि इस स्पीड से चल रहा है, जैसे ही वो इस ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो वो अपना टोटल स्पीड यदि ट्रांसफर करेगा, यदि यहां पर वो अपनी टोटल स्पीड को ट्रांसफर करेगा, मतलब टोटल फोर्स इसको ट्रांसफर कर देगा, टोटल फोर्स को यहां पर यदि ट्रांसफर कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, यदि ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो इसका तो 20 kg है ना, इसका एक छोटा सा पार्ट हो जाता है, मतलब लगभग इसका 40% वेट ही है इसका, बस है ना, इसके टोटल वेट का इसका 40% वेट ही होता है। अब कंडीशन क्या हो जाएगी, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तेज आगे जाने लगेगा जब इसके अंदर पूरा फोर्स क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो वही कंडीशन हुई, आप स्ट्राइकर से जैसे ही मारते तो स्ट्राइकर बहुत तेजी से जाता है और इससे टकराता है, लेकिन जो हमारी क्वीन होती है वो उससे भी फास्ट मोशन करती है और तेजी से जाकर क्या हो जाती है, उस होल में चली जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये वाले ऑब्जेक्ट की। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कितने पे चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। इसका मोशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही वो जाकर इससे टकराएगा तो कंडीशन क्या होगी, वो इसको भी अपना फोर्स क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, लेकिन इसका मास ज्यादा है। देखो यहां पर इसका मास क्या है, ज्यादा है। यदि इसका मास ज्यादा है तो कंडीशन क्या बन जाएगी, ये स्लो मोशन करेगा, इसका मोशन इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सेम 5 के मोशन में आएगा क्या, नहीं। तो मोमेंटम यहां पर कंजर्व तो है, मोमेंटम यहां पर कंजर्व तो है, लेकिन वो बेस्ड हो रहा है किसके ऊपर, मास के ऊपर। तो ऐसा कर दो, इसको यहां ले लो, m को ले लो, तो वेलोसिटी के बेस पर ही तो चल रहा है। तो यदि आप आप मास बढ़ा देते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और आप क्या कर देंगे, मास को कम करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सेम कंडीशन तो चल रही है। यदि हम वो खेलते हैं, पूल खेलते हैं, ठीक है, तो पूल में जितने भी जो बॉल्स रहती है वो सेम शेप एंड साइज की रहती है। यदि सेम शेप एंड साइज की होती है तो वो एक दूसरे को सेम मोमेंटम से हिट करेगी और उनका फोर्स ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो यही तो मोमेंटम होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स को ट्रांसफर करने की एबिलिटी या फिर उसकी टेंडेंसी, तो वही क्या हो जाएगी, हमारी मोमेंटम होती है। सिंपल सी। यहां पर देखो, यहां से फोर्स ट्रांसफर करेंगे तो ये स्ट्राइकर वाला एग्जांपल है। ठीक है, यहां से दूसरा वाला एग्जांपल है कि जब हम वो कंचे खेलते हैं, कंचे खेलना भी याद होगा आपको, है ना, तो कंचे खेलते जैसे ही हम चटकाते हैं कंचा, ठीक है, तो कंचे क्या होते हैं, सेम साइज के होते हैं। जैसे ही टकराते हैं तो वो क्या होता है, सामने वाले को टकरा देता है। लेकिन यदि आप एक बड़ी बॉल से छोटी बॉल को मारोगे तो छोटी वाली बॉल तेजी से क्या हो जाएगी, पीछे चली जाएगी। इसमें मोमेंटम पूरा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब बराबर तो कंडीशन होगी। यदि इसको ये पूरा फोर्स ट्रांसफर कर दे तो इसकी मास के कारण इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम रहेगी। ये बात ध्यान रखें। तो ये क्या हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो याद आया। ठीक है, बहुत सारी चीजें नॉर्मल सी चीजें हैं, तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और बाकी सब चीजें क्या होती है। ठीक है, दूसरी बात, एग्जाम्पल को याद रखें। जैसे मैंने बिलियर्ड का एग्जाम्पल बताया, पूल टेबल का एग्जाम्पल बताया, उसके बाद हमने स्ट्राइकर और कैरम का एग्जाम्पल बताया। तो ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल बेस पर ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, प्री में भी बनता है और मेंस में भी बनता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किसमें, इम्पल्स में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्या, इम्पल्स में। इम्पल्स भी इसके जैसा ही है। ठीक है, इम्पल्स भी इसके जैसे ही सेम है। जैसे हम बात करते हैं क्या, वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। वैसे ही यहां पर क्या है, हमने सबसे पहले मोमेंटम पढ़ा। ठीक है, मोमेंटम पढ़ा, तो चेंज इन मोमेंटम इट्स कॉल्ड इम्पल्स।
ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, इसीलिए तो इन दोनों टर्म्स को साथ में ले रखा है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम कॉल्ड इम्पल्स। यदि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, तो हमने इसको क्या करा, धीरे से एक फोर्स अप्लाई करा, ठीक है, धीरे से एक फोर्स अप्लाई करा, तो जो पॉइंट ऑफ टाइम है जिसमें वो फोर्स अप्लाई हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स। जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी बिलियर्ड्स वाले एग्जांपल में, यदि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है और ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ जाएगा और जैसे स्ट्राइक करेगा, यहां जैसे ही पहुंचेगा और इसको जैसे स्ट्राइक करेगा, तो ये छोटा सा मोमेंट है, एक छोटा सा ही टाइम पीरियड है जिसमें ये अपना पूरा फोर्स इसको ट्रांसफर कर देगा, उसी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स। ठीक है, सिंपल सा ऐसे ही याद रखें। ठीक है, इंपल्स क्या हो जाएगा, वो छोटा सा टाइम ड्यूरेशन जिसमें क्या हो जाएगा, ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपना पूरे तरीके से फोर्स शिफ्ट कर देता है, वही क्या हो जाता है ना, मोमेंटम, सॉरी इंपल्स हो जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम, तो ये क्या बन जाएगा, इंपल्स। इंपल्स का कोई इंडिकेशन नहीं होता है, तो हम क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम ही तो चेंज हो रहा है, तो देन क्या हो जाएगा, फोर्स। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, फोर्स अलग अलग चेंजेस हो जाएंगे। तो एफ डेल टी है ना, तो इसको भी हम वैसे ही सेम वैल्यू के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इंपल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी टर्म थी। ठीक है, एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, वो भी छोटा सा ही हमारा, टॉर्क। ठीक है, छोटी सी चीज एक और आ जाती है, टॉर्क, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या होती है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को लिया, अब इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया हमने, दो फिक्स पॉइंट पर, ये दो फिक्स पॉइंट है, इन दोनों के ऊपर क्या कर दिया, स्टेशनरी कर दिया, इन दोनों फिक्स पॉइंट पर स्टेशनरी कर दिया। अब क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर एक पर्टिकुलर लेंथ होती है ना, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी, लेंथ को हम डी कंसीडर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर डी लेंथ पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे ही हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। ठीक है, तो वो अपनी एक्सिस पर, ये क्या हो जाती है, ये उसकी एक्सिस है, ये हो जाता है, यहां पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम आएगा, तो ये इसकी क्या है, एक्सिस, ये उसकी एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर ही क्या हो जाएगा, मोशन है ना, एक्सिस के ऊपर वो कंटिन्यूस क्या करने लगेगा, मोशन, मतलब एक्सिस के अराउंड वो मोशन करने लगेगा। जैसे मैंने मार्कर को यहाँ पर पकड़ा, ठीक है, तो हमने इसको एक पर्टिकुलर कंडीशन पर ले आया और जैसे ही मैं इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगाता हूं तो ये क्या हो रहा है, ये मोशन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फिक्स पॉइंट है, ये बीच में फिक्स पॉइंट है, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो ये मोशन करने लगेगा। तो अल्टीमेटली क्या चीज हो गई, ये हमारा क्या बता देता है, इंपल्स के बारे में बताता है। जैसे हम एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हमने मोबाइल को ले लिया, मोबाइल को लिया और ये दो पॉइंट पर हमने उसको फिक्स कर दिया, मोबाइल को इन दो पॉइंट पर फिक्स कर दिया, और जैसे हम इसके इस कॉर्नर पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, मोशन करता है। हम इस कॉर्नर पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो देन ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है ना, तो ये जैसे ही मोशन करने लगेगा तो हमको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, इसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई हो रहा है, और टॉर्क अप्लाई हो रहा है एक कॉर्नर पर, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक आर्म पर। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक आर्म पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, एक आर्म पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है, और वो उस एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या करने लगता है, मोशन करने लगता है। तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डी। डी क्या चीज है, ये आर्म की डिस्टेंस है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्म की डिस्टेंस, और इधर क्या कर रहे हैं, हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करने लगता है, मोशन करने लगता है। इसी को हमको किससे डिनोट कर देते हैं, टाउ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाता है, मोशन हो जाता है। ठीक है, यहां तक तो हमारा हो गया। अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमको आगे भी काम आएगी, है ना, वो टर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और वो हमको आगे काम देगी। चलिए उसको देख लेते हैं। इंपल्स और ये हमारा खत्म हो गया, है ना। अब जो समझाने वाला हूं वो अलग तरीके से काम आएगा। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा मास। ठीक है, व्हाट इज मास। ठीक है, दूसरा आपको मिलता है डेंसिटी, डेंसिटी, तीसरा आपको मिलता है वेट, ठीक है, चौथा मिलता है वॉल्यूम। ठीक है, इन सब टर्म्स को आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लियर नहीं है ना, इन चीजों को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर
कर देते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल पुट करूंगा जिससे आपको क्या क्या होगा, चीजें पता चल जाएगी। सबसे पहले और इनका रिलेशन, ठीक है, मास और वेट का रिलेशन हम थोड़ा सा यहां पर देखेंगे। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली कंडीशन हम लेते हैं कि मास, जैसे हम सिंपल सी बात करें कि मेरी जितनी बॉडी में जितने भी अमाउंट में सब्सटेंस भरा हुआ है ना, बॉडी में जितनी चीजें, बोन है, ठीक है, मसल्स है, ठीक है, ब्लड है, लिक्विड्स है, वाटर है, ठीक है, जितनी भी चीजें मेरी बॉडी के अंदर अवेलेबल है वो सब क्या है, मेरा मास है। जितनी भी चीजें मेरी बॉडी के अंदर अवेलेबल है वो क्या है, पूरा मास है। इट मींस हम इसको मास को बोल सकते हैं, ठीक है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो टोटल अमाउंट प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोल देंगे, मास बोल देंगे उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, टोटल अमाउंट मतलब यदि मेरी बॉडी के अंदर वेट है 70 kg, ठीक है, तो 70 kg वेट क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि मेरे अंदर उतना मास है। ठीक है, जब भी हमारा क्या हो जाएगा, वेट 70 kg। जैसे इस मार्कर का कुछ वेट मुझको फील होता है ना, इस मार्कर का कुछ वेट फील होता है, इट मींस उसके अंदर कुछ मास है। मतलब यहाँ पर मेटल की बॉडी है, दो प्लास्टिक की टिप लगी हुई है ना, दोनों तरफ से। ठीक है, और अंदर भी कुछ मटेरियल है इसमें, तो अल्टीमेटली हमको पता चलेगा क्या, इसका कुछ पर्टिकुलर मास होता है। देखिए, उसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे ये बॉटल है ना, हमारे सामने ये बॉटल है, तो इस बॉटल में क्या है, पानी इतना ही भरा हुआ है। पानी कितना भरा हुआ है, इतना ही भरा हुआ है। इट मींस ये बॉटल थोड़ी सी मुझे हल्की लग रही होगी, ये बॉटल हमको थोड़ी सी फील होती है क्या कि ये बॉटल हमारे लिए थोड़ी सी हल्की है ना। क्यों हल्की है, क्योंकि इसके अंदर जितना अमाउंट है वो पूरा नहीं है। ये इसके अंदर पूरा 1 लीटर आ सकता है, लेकिन इसके अंदर कितना भरा हुआ है, शायद ½ लीटर से भी कम भरा हुआ है। ठीक है, 1 क्वार्टर भरा हुआ है। ठीक है, क्वार्टर के नाम पर आप बहक जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, क्वार्टर मतलब क्या है, 25 ml, मतलब यदि हम 100 ml 1000 ml की बात करें तो 250 ml इसके अंदर पानी भरा हुआ है। इट मींस इसके अंदर टोटल मास नहीं है। यदि हम इस बॉटल को क्या कर देंगे, फुल कर देंगे, तो इसका टोटल मास आएगा 1 लीटर। ठीक है, इसका टोटल मास हो जाएगा 1 लीटर। मतलब इसके अंदर अमाउंट जितना आता है, इसके अंदर जितना अमाउंट आ जाता है उसी को हम क्या बोल देंगे, उसका मास बोलते हैं। ठीक है, दूसरी टर्म को हम डिफाइन करते हैं, वो क्या हो जाती है, डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी को पहले देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 2 हमारे पास पर्टिकुलर, इसको हम यहां ले लेते हैं। देखिए, यहां पर हमारे पास सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है, उसके जैसा ही सिमिलर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है। ठीक, एक ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, और एक हो गया हमारे पास ऑरेंज कलर का ऑब्जेक्ट। अब कंडीशन क्या है, दोनों में जो पार्टिकल है, एक में पार्टिकल कैसे हैं, इस कंडीशन में है, पार्टिकल थोड़े कैसे हैं, पास में। आई होप आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, मतलब इसमें पार्टिकल्स क्या है, पास में, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल जो है वो कैसे है, थोड़े से दूर है और बड़े पार्टिकल है। ठीक है, अब ये दोनों शेप एंड साइज में क्या है, बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल in per unit area, number of particle in per unit area is called the density of any object. Number of particle in per unit area, एक छोटे से एरिया में जितने भी पार्टिकल होंगे, जैसे हमने ये पूरा पर यूनिट एरिया बना रखा है, यहाँ पार्टिकल क्या है, बहुत सारे हैं। ठीक है, बाजू वाले डायग्राम के कंपैरिजन में इसमें पार्टिकल्स बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत ज्यादा पास में भी है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया। मतलब इसके अंदर 1000 पार्टिकल है इस पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन यहाँ पर कितने पार्टिकल है, 100 पार्टिकल है ना। इसमें कितने पार्टिकल है, 1000 है, और इसमें कितने पार्टिकल है, 100 पार्टिकल है। इट मींस इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी डेंसिटी कम होगी, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट एरिया। अब यदि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया में इसमें ज्यादा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका मास भी ज्यादा हो जाएगा। इसका मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और इसका मास क्या हो जाएगा, मास कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही हम यदि इसके अंदर से 3rd निकाल ले, ठीक है, हम इसको समझे और इसकी क्या कर ले, एक और निकाल लेते हैं, है ना, तीसरा भी बना लेते हैं, चलो, है ना, इसका हम, तो हमारे पास तीसरा ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। जैसे हमारे पास तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया, अब इसके अंदर क्या है, कंडीशन और ज्यादा रेयर है, इसकी कंडीशन क्या है, और ज्यादा रेयर है ना।
तो इसमें पार्टिकल की डिस्टेंस क्या उसके कंपैरिजन में और ज्यादा दूर है। देखो यहाँ पर पार्टिकल क्या है थोड़ा सा पास में है, लेकिन इसके कंपैरिजन में दूर है। यहाँ पर पार्टिकल क्या है बहुत सारे हैं, बहुत एकदम डेंस कंडीशन में है। तो ये क्या हो जाएगा, यदि इसमें पार्टिकल और ज्यादा दूर है, इट मींस इसके अंदर 100 पार्टिकल भी नहीं है, इसके अंदर 50 ही पार्टिकल है ना, इस पर यूनिट एरिया में 50 ही पार्टिकल आ रहे हैं, तो इसका मास भी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। इसका मास भी क्या होगा, सबसे कम होगा। इट मींस ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये है हमारा गैस, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा गैस, और ये वाला ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सॉलिड, ठीक है, और तीसरा वाला हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो आपको सभी चीजें डेंसिटी के अकॉर्डिंग पता चल रही है। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी उससे थोड़ी कम होती है, गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आपको डेंसिटी के अकॉर्डिंग पता चले कि कैसे हम उनकी डेंसिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। हर चीज को बनाते चले, ठीक है। हमारे पास दो चीज हो गई, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, ठीक है। सॉलिड लिक्विड नहीं, पहले हमने देख लिया मास एंड डेंसिटी, है ना, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे थे, हम वेट को देख लेते हैं कि हमारा वेट क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर लिख देते हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे, वही क्या हो जाएगी, हमारी डेंसिटी हो जाएगी। अब वेट हो जाता है, वेट, ठीक है। अब वेट को हम सीधे यहीं पे चलते वापस, ठीक। अब जैसे हमने मास की बात तो कर ली, लेकिन अब हम किसकी बात करते हैं, वेट की। मास आपको पता है कि अब किसका मास कितना है, किसका वेट कितना है ना। अब वेट की बात करते हैं कि इन सभी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, डाउनवर्ड पुश पुल करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, सभी को डाउनवर्ड क्या करेगा, पुल करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसके पहले हम पढ़े थे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो मास क्या करे, मास के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, हर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ पुश करेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग। यदि गैस है तो गैस को जो अर्थ है वो 9.8 मीटर, ठीक है, 9.8 है ना, कि सेक्शन से नीचे की तरफ खींचेगी, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। मतलब हम इसकी सिंपल सी बात करें, इसको हटाओ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट तेजी से नीचे की तरफ आएगा, है ना। लेकिन उससे तेज कौन सा आएगा, सॉलिड नीचे आएगा, और तेजी से नीचे आएगा सॉलिड। क्यों, क्योंकि सॉलिड में क्या है, मास ज्यादा है। तो जितना ज्यादा मास, ठीक है, सॉरी, जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा मास, और मास के अकॉर्डिंग उसका वेट क्या भी होगा, वेट भी ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, तेजी से नीचे की तरफ खींचेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तेजी से नीचे खींचेगा, इसलिए उसका वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब लिक्विड जो है, लिक्विड, अब इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी कम है, सॉलिड के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। इट मींस इसका मास भी क्या है, कम है, ठीक है। अब इसका वेट भी क्या होगा, कम होगा। वेट कम क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको कम स्पीड से नीचे खींचेगा, कम स्पीड से नीचे खींचेगा, इसलिए इसका वेट क्या हो जाएगी, सॉरी, इसका वेट भी कम होगा। तो वेट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वेट सिंपली डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर, मास एंड डेंसिटी, ठीक है। वेट क्या है, मास और डेंसिटी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा वेट, ठीक है। तो हम बात करते हैं वेट की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो डेंसिटी, ठीक है, जितनी डेंसिटी उसके हिसाब से क्या है, मास है, ठीक है। और इस मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हिसाब से जितना नीचे की तरफ पुल किया जाएगा, ठीक है, जितना पुल करेगी अर्थ, अर्थ जितना पुल करेगी वही क्या हो जाएगा, इसका वेट निकल के आएगा, वही क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारी टर्म आ जाती है वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारी टर्म क्या आ जाती है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को समझते हैं, ठीक, ठीक है। अब वॉल्यूम, जैसे इस बॉटल का वापस एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए अब वाटर कितनी 250 ml भरी हुई है, ठीक है, 250 ml भरी हुई है, और बाकी 750 ml क्या है, खाली है। 250 ml भरी हुई है और 750 यहाँ से खाली बॉटल है। इट मींस इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका, इस बॉटल की बात कर रहे हैं तो कितना है, 1 लीटर। लेकिन इसमें है कितना,
अभी प्रेजेंट कंडीशन की बात कर तो इसमें 250 ml मिलीलीटर है, ठीक है। इसके अंदर 1 लीटर आना चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो बहुत कम है, ठीक है। यदि इसके अंदर कम है तो हमको इसको फुल करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर? 750 ml और ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 लीटर की कंडीशन में बन जाएगा, ठीक है। हम जो ऑयल लेकर आते हैं, ऑयल की बॉटल या फिर केन हम लेकर आते हैं, तो वो क्या होती है, वो किस में मिलती है आपको? ml में मिलती है, मिलीलीटर में मिलती है, केजी में नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा, केजी में नहीं मिलती, वो ml में मिलता है। तो ये हमारी 1 लीटर की बॉटल है, ठीक है। अब इसके अंदर जितना भी अमाउंट आ सकता है, इसके अंदर जितना भी अमाउंट आ सकता है उसे इसका क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर 1 लीटर से ज्यादा पानी आ सकता है क्या? नहीं, है ना। इसके अंदर 1 लीटर से ज्यादा एक बूंद पानी ऊपर नहीं आएगा 1 लीटर से। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम ही इतना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मतलब टोटल अमाउंट, टोटल कैपेसिटी ऑफ एनी कंटेनर, ठीक है, और या फिर एनी बॉडी, वॉल्यूम। जैसे मेरी बॉडी के अंदर मैं खाते जाऊं तो मैं क्या हो जाऊंगा? एकदम फूल के ढोल हो जाऊंगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की टोटल कैपेसिटी कितनी है ना? टोटल कैपेसिटी उस ऑब्जेक्ट की कितनी है जिसमें आ सकता है। जैसे इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर कैपेसिटी, तो इसमें 1 ही लीटर पानी आएगा, ठीक है। जैसे इसको हम 5 लीटर की केन मान ले, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 5 लीटर ही क्या आएगा? सब्सटेंस आएगा, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उस ऑब्जेक्ट के अंदर कैरी करने की कैपेसिटी होती है, जितना कैरी करने की कैपेसिटी होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका क्या? वॉल्यूम, ठीक है। अब इन सब के अकॉर्डिंग अब वॉल्यूम भी क्या है? वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा। वॉल्यूम हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। सॉरी, देखिए, वेट चेंज होता रहता है, हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, वॉल्यूम नहीं, वेट चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू प्लेस के अकॉर्डिंग ये वेट चेंज होता रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब प्लेस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा? जैसे आप अर्थ पर, है ना, 6 किलो के, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, कितने का है? 6 किलो का है। लेकिन यदि आप उठा के इसको क्या ले जाओगे? मून पर ले जाओगे, तो मून पर ये क्या हो जाएगा? 1 kg का हो जाएगा, है ना। यदि ये 6 kg का यहाँ पर है, जैसे मून पर ले जाते हैं तो कितने का हो जाएगा? 1 kg का हो जाएगा। लेकिन क्या उसमें से सब्सटेंस कम हो गया? क्या उसका मास कम हुआ? क्या नहीं। मास क्या होता है? मास हमेशा फिक्स होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फिक्स होता है, बट वेट क्या होता है? चेंजेबल होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज फिक्स बट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज, ठीक है। क्योंकि आप मून पर ले गए, जैसे सपोज मैं बात करता हूं कि मेरा वजन 60 किलो है, ठीक है, और जैसे हम मून पे जाते हैं तो मेरा वजन कितना हो जाएगा? 10 किलो हो जाएगा। मेरा वजन कितना शो करेगा? 10 किलो, क्योंकि अर्थ के वेट का, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल का 1/6 होता है कहां पर? मून पर। 1/6 कर दो, हर वैल्यू को क्या कर दो? 1/6 कर दो, ठीक है। तो यदि यहाँ पर 60 किलो तो यहाँ 6 किलो, यहाँ पर 6 किलो है तो यहाँ पर 1 किलो, तो ये क्या हो जाएगा? 1/6 होता है हर जगह के वेट का, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, है ना। किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम इनके रिलेशन में बात कर रहे हैं कि मास और वेट का रिलेशन क्या होता है। मास चेंज नहीं होता है और वेट जो होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू प्लेस। जैसे अर्थ पर ये पोल है, दोनों, ये दोनों पोल है, अर्थ मोशन करती है, प्लस अर्थ का शेप कैसा? जियोइड शेप है। जियोइड मतलब ऐसा दबा हुआ, ठीक है, जैसे संतरा होता है ऊपर नीचे से दबा हुआ होता है, तो ऐसा शेप है। तो अर्थ के कोर से यहाँ की डिस्टेंस क्या है? पोल की कम है, और यहाँ से इक्वेटर की डिस्टेंस क्या है? थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है, कुछ मिलीग्राम का ही फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी वेट कम तो हो ही रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है? थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा पावरफुल फोर्सेस से पोल पर हमको खींचता है ना। देन दूसरा, अर्थ के इक्वेटर पर वेट क्या हो जाता है हमारा? थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसको हम इधर समझते हैं, है ना। वहां पर तो मुझको ऐसा लग रहा है कि आपके तोते उड़े हुए हैं, यहाँ समझते हैं। अर्थ का शेप कैसा है? देखो, सर्कल बताऊंगा तो ये पूरा गोल सर्कल है ना, लेकिन अर्थ का शेप ऐसा नहीं है। अर्थ थोड़ी सी ऐसी है, ऐसी जियोइड है, ठीक है। और ये अर्थ की क्या हो गई? बीच में से निकलने वाली लाइन हो गई,
अर्थ के बीच में से निकलने वाली लाइन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे पोल्स की। हमारे पोल्स कहां पर है, एक पोल यहाँ पर है, दूसरा पोल यहाँ पर है, देखो। और हमारा कोर क्या है, ये रहा, ठीक है। यहां से यहाँ की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, इस सेक्शन की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। और यहां से यहाँ की डिस्टेंस देखो, यहाँ की डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। इट मींस कंडीशन क्या हो जाएगी, यहां पर फोर्स थोड़ा सा ज्यादा होगा, पोल पर जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी, बस मिलीग्राम में फर्क पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। मिलीग्राम नहीं, थोड़ा सा, हाँ मिलीग्राम, सही सही बोला मैंने, ठीक है। और इधर क्या हो जाता है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, इसीलिए क्या हो जाता है कि हमारा वेट पोल पर है ना, एक ह्यूमन है चंद्र प्रकाश, राजू, पप्पू, छोटू, है ना, इसका वेट यदि 60 किलो यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका वेट क्या होगा, वेट ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही हम इक्वेटर पर आ जाते हैं तो इसका वेट क्या हो जाएगा, राजू, पप्पू, छोटू, गोलू, इनका वेट क्या हो जाएगा, 60 से कम होगा। वेट क्या हो जाएगा, 60 से कम ही होगा हमेशा वजन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पर डिस्टेंस ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि अर्थ रोटेट करती है, अर्थ रोटेट करती है, कंटिन्यूअसली मोशन करती है अर्थ, इसीलिए उसका इक्वेटर पर फोर्स ज्यादा होता है। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इक्वेटर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है ना। और पोल पर तो उसकी स्पीड मिनिमम होती है ना, पोल पर स्पीड मिनिमम होती है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बहुत ही कम होती है। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कहाँ ज्यादा होती है, इक्वेटर पर ज्यादा होती है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऐसा बाहर की तरफ खिंचाता ज्यादा है, बाहर की तरफ ज्यादा फोर्स लगता है इस पे, इसलिए भी वेट कम होता। तो ये दो बेसिक कारण है जिनके कारण हमारा अर्थ पर, इक्वेटर पर वेट कम होता है और पोल पर वेट क्या होता है हमारा, थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं। अब देखो वॉल्यूम तो क्या होता है, किसी भी चीज का फिक्स होता है, वॉल्यूम किसी भी चीज का क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही मास चलता है, आपको तो ये पता ही है। जितनी ज्यादा डेंसिटी, जैसे इस बॉटल में अभी पानी भरा हुआ है, लेकिन इस बॉटल के अंदर यदि मैं मर्क्यूरी फिल कर दूं, तो मर्क्यूरी फिल कर दूंगा तो अमाउंट कितना है, 1 लीटर है। लिक्विड के हिसाब से इसमें कितना है, 1 लीटर, पानी भी 1 लीटर, तेल भी 1 लीटर, पेट्रोल भी 1 लीटर, दारू भी 1 लीटर, अरे नहीं, एल्कोहल 1 लीटर, साइंस में एल्कोहल, ठीक है। तो उस कंडीशन में यदि हम इसमें मर्क्यूरी फिल कर दे तो वो भी क्या है, 1 लीटर। लेकिन मास क्या है, सबका अलग अलग है। पेट्रोल बहुत हल्का है, ठीक है, वाटर के कंपैरिजन में क्या है, उसकी डेंसिटी कम है। ऑयल की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम है, मतलब उसका वेट कम निकलेगा, ठीक है। और यदि हम इसमें मर्क्यूरी भर दे तो सबसे भारी लिक्विड है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है, सबसे भारी, इवन इफ वो किससे, आयरन से भी ज्यादा भारी है ना। तो वो क्या करेगा, फ्लोट करता है आयरन किसके ऊपर, मर्क्यूरी के ऊपर। जब हम आगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। तो मास क्या है, मास ज्यादा है, ठीक है। मास और डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, मास डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। और लीटर तो लीटर ही है हमारा, एकदम इंडिपेंडेंट है, जिसमें जितना आना चाहिए उतना ही आएगा। और वेट उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होगी मास चेंज होगा तो वेट भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेक्शन, है ना, ये था हमारा आज का सेक्शन, जिसमें हमने बहुत सारी बातें करते, ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, ठीक है। तो अब हम आगे मिलेंगे किस वाले लेक्चर में, वर्क, एनर्जी एंड पावर। एक छोटी सी टर्म और बच गई है, छोटा सा सेक्शन और बच गया है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप बने रहिए इस लेक्चर के साथ में, साइंस के लेक्चर के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय श्री महाकाल, जय रंजीत, नमस्कार।